हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया से होंगे। दिस इज अबूर शेख। और आज हम देखते हैं वर्क पावर एनर्जी, एक न्यू चैप्टर, वर्क पावर एंड एनर्जी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शॉर्ट नोट्स तो मैं पीडीएफ इसका मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन आप इससे देख लीजिए, आप खुद से ही बनाएंगे तो बेहतर होगा। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छा होता है। फिर वैसे हम इसका पीडीएफ में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले एक बार समझ लीजिए इसको, ताकि आपको आसानी होगा याद करने में, पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं वर्क पावर एनर्जी। सबसे पहले देख लिया जाए, देखिए लेट हो जाता है तो जल्दी जल्दी हम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू होता है एफ डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर थीटा के टर्म में लिखेंगे तो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है। एफ डॉट एस होता है, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ कॉस थीटा होगा। अगर यूनिट देख लीजिएगा आप, यूनिट देख लीजिएगा। और 1 जूल इक्वल टू क्या था? 1 जूल इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। और याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 - 19 जूल। ये सब इंपॉर्टेंट यूनिट है, कभी भी हमेशा पूछता रहता है। उसके बाद देख लीजिए वर्क। वर्क में तीन देखेंगे कि थीटा जब 0 डिग्री होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, थीटा जब 180 डिग्री होगा तो वर्क डन निगेटिव होगा, थीटा 90 होगा तो 0 होगा। ये पूछ सकता है कभी भी, जैसे केस है ये, आप याद रखिएगा। वैसे आप निकाल ही सकते हैं, थीटा को रख के एफ डॉट एस कॉस थीटा, यहाँ थीटा रख के आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दिया जाए इसको। आगे देख लिया जाए अब कि वर्क डन बाई वेरिएबल मास। वेरिएबल मास से अगर वर्क डन हमें निकालना होता है वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी आर, R1 से R2 डिस्टेंस। इससे हम लोग वेरिएबल मास में हम निकालेंगे। जब वेरिएबल टर्म में रहेगा तो वर्क डन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं वर्क डन का। और जब वर्क डन अगर आपको ग्राफ के टर्म में पूछता है तो आप एरिया अंडर एफ डॉट एस निकालेंगे, वर्क डन निकल जाएगा। एरिया निकालेंगे, वर्क डन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ याद रखिएगा, एरिया निकालिएगा आप। A1 है, A2, इसका एरिया निकालिएगा, हो जाएगा। आगे ये देखते हैं। अरे भाई, ये हो जाओ भाई, ये हो जाओ भाई। हाँ, तो आगे हम देख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? देखिए, दो तरह का फोर्स होता है, आप जानते हैं। एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं जिसका टोटल पाथ लेंथ 0 होता है, वर्क डन 0 होगा। न, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पे, डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। अभी बताया कि राउंड ट्रिप पे वर्क डन 0 होता है। इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और भी बहुत सारा हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव में डिफरेंस ये है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ वर्क डन 0 नहीं होता है, वर्क डन राउंड ट्रिप का 0 नहीं होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देख लेते हैं, और ये हो जाएगा। आगे अब हम लोग देख लें काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह सुनते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल होता है। और याद रखिएगा, इसका डायमेंशन यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात को याद रखिए। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर क्वांटिटी है, फ्रेम डिपेंडेंट है, एनर्जी ड्यू टू मोशन पे लगता है। इसको इरेज कर दिया जाए। अब आगे देख लेते हैं हम रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं जितना इस पे स्टार मार्क्स लगा दूं उतना कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², एक नॉर्मल याद रखिए। अब इसमें दोनों के रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में इक्वल टू p²/2m। कभी भी आपको मोमेंटम को कांस्टेंट देके मास पे प्रोपोर्शनल पूछ लेगा तो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, याद रखिएगा, इसके स्क्वायर के। इसको ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और होता है फॉर्मूला, ऐसे मोमेंटम इक्वल टू द रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। हर जगह यूज होगा आपको, कहीं ना कहीं, हर जगह। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको देख लेते हैं हम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को कहते हैं वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और कुछ नहीं है।
बस यही है। और इसमें देख लेते हैं यहाँ हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसमें देख ले पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है चेंज इन वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी होता है फाइनल माइनस इनिशियल या निगेटिव वर्क डन भी से हम कह सकते हैं। ऑलवेज ये भी पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको निगेटिव ऑफ वर्क डन भी बोलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इट फिजिक्स पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली इन कंजर्वेटिव फोर्स। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इसको करते हैं, वैलिड है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये वैलिड नहीं है, याद रखिएगा। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स पे ये वैलिड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे नहीं वैलिड। आगे देख लेते हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको हम करेंगे। बस आप ओवरव्यू इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आइए अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करते हैं। तो आप जिस तरह से हम लोग पढ़े थे, फोर्स इक्वल टू होता है G m1 m2/r²। इसी तरीके से यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस G m1 m2 सिर्फ r होता है, याद रखिएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला है, जब ग्रेविटी के टर्म में होगा तो यहाँ पे होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, याद रखिएगा। आगे चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ देख लिया चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी बता दिए mgh के बारे में। अब स्प्रिंग की बात हम कर लेते हैं। तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है ½ kx², याद रखिएगा, ½ kx², ½ kx²। अब आगे देख लेते हैं हम, एक इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्मूला था -du/dx। -du/dx जिसे हम माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। इसका स्लोप जो होगा निगेटिव स्लोप होता है, याद रखिएगा। इस पे ग्राफ भी कई दफा पूछता है कि निगेटिव स्लोप होगा, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। वर्क डन इक्वल टू निगेटिव और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं। और वर्क डन एक्सट्रा अगर ये देख लीजिए, तो जानते ही है चेन अगर लटका हुआ होगा, टेबल पे होगा, तो उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। वर्क डन एक्सटर्नल अगर पूछते अगर mgl/2n², ये डायरेक्ट निकालने का एक रिलेशन है, इसको देख लीजिएगा आप आसानी से। आइए आगे देखते हैं। अब इक्विलिब्रियम की अब हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, एक न्यूट्रल। स्टेबल में होता है नेट फोर्स 0 होता है, अनस्टेबल में नेट फोर्स 0 होता है, और न्यूट्रल में भी नेट फोर्स 0 होता है। याद रखिए तीनों में 0 होता है। du/dr भी तीनों में 0 होता है, du/dr। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है स्टेबल में, और अनस्टेबल में मैक्सिमम होता है, और न्यूट्रल में कांस्टेंट होता है। याद रखिए कटोरा है, मान लीजिए इसको, और वो एक बॉल को हम ऊपर खींच कर लाए, ऊपर फिर छोड़े तो अपने स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा, नीचे फिर गिर जाएगा, फिर ऊपर हम करेंगे फिर नीचे आ जाएगा। ये स्टेबल है, ठीक है। इसी को हम उल्टा कर देते हैं और ऊपर में बॉल को रखते हैं, इसके ऊपर में बॉल को रखते हैं तो अपने आप ये गिर जाएगा। किसी हाइट पे हम रखेंगे तो ये अपने आप नीचे गिर जाएगा, यानी ये अनस्टेबल पोजीशन पे है। और न्यूट्रल में यानी रखें यहाँ बॉल, फर्श पे रखें डायरेक्ट बॉल, तो ये न्यूट्रल में। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम दिखाते हैं। बस हम समझा रहे हैं आपको कि किस तरह से नोट्स को बनाना है, किस तरीके से करना है, और कुछ नहीं। बाकी अब टीचर तो सब चीज बता ही देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में देख ले। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और वो मैकेनिकल एनर्जी हो गया बाय वर्क एनर्जी थ्योरम से देखा जाए तो वर्क इन ऑल फोर्सेस को लेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। और वही चीज लिखा है कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल होता है। ये सब रिलेशन काम आता है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब यहाँ डायरेक्ट देख लेते हैं, पावर को देख लेते हैं, पावर को समझ लेते हैं, पावर क्या होता है।
देखिए पावर स्केलर एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी, इसका एसआई वाट या जूल पर सेकंड होता है। पावर का असल फार्मूला होता है एफ डॉट वी, पावर का फार्मूला होता है एफ डॉट वी, याद रखिए। तो फोर्स क्या होता है न्यूटन, इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड, पावर का हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और 1 किलोवाट आवर को हम लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁶ डायमेंशन तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब आगे हम देख लेते हैं, पावर में आगे समझ लेते हैं। आगे आ जाए भाई। हाँ, नोट एक पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास एम फ्रीली, a particle of mass m freely released from a height h on a spring, तो compressed by x। अच्छा देखिए, एक मास मान लिया कि एक स्प्रिंग है, बना हुआ एक स्प्रिंग है, ऊपर से एक मास को हम गिराते हैं, तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो जो x डिस्टेंस जो क्या होता है कॉम्प्रेस होगा। तो यहाँ निकालने का एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखिएगा, mg × h + x इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी स्प्रिंग का फॉर्मूला बताएं, u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यू को यहाँ mgh लिख रहा है, mgh, तो यहाँ h हाइट इतना था, x यहाँ, इसी को h + x लिख रहे हैं, समझ गए होंगे। तो वहीं से ये रिलेशन आया है, ये नहीं कि कहाँ से इतना बड़ा इक्वेशन, कुछ नहीं है, यही है mgh को इस तरीके से लिखा गया। और आगे देख लीजिए, एक और केस है कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v कोलाइड विथ ए स्प्रिंग, एक मास है जो कोलाइड करेगा, ये पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है, पीवाईक्यू में भी कई दफा आ गया है। यहाँ पे अगर पूछता है मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछ ले, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ ले, तो ये होगा x इक्वल टू v इंटू रूट अंडर m/k। आराम से यहाँ से आप निकाल लेंगे, डायरेक्ट है ये, वैसे आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, टाइम लगेगा, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। आगे देख लेते हैं, इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम हाइट, अब किसी हाइट से हम रिलीज करते हैं एक बॉडी को और स्प्रिंग से आके वो कोलाइड करता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सटेंशन इक्वल टू रूट अंडर 2mgh/k। mgh क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का mgh वहां लगा दिया गया, याद रखिएगा इसको। ये सब इंपॉर्टेंट केसेस है जो कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे। और देख लेते हैं, इफ अ बॉडी इज अटैच्ड टू लोअर एंड ए स्प्रिंग हैंगिंग फ्रॉम फिक्स सपोर्ट। अच्छा वही है, डायरेक्ट यहाँ से mg/k, क्योंकि नीचे में mg लग रहा है, ऊपर में k, इसी को लिख रहा है, ऊपर में टेंशन है, वहीं से डायरेक्ट आया है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर पूछता है ये कितना एक्सटेंशन हुआ, तो mg/k। याद रखिएगा, ये सब केस है, छोटा छोटा केस लिख दिए हैं, याद रखिएगा। व्हेन ए स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और elongated from a natural length, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होगा फिर, तो माइनस, या इसको भी ये इस तरह लिख सकते हैं, -½ इंटू के एक्स स्क्वायर, उसी को ये लिखा गया -kx²/2। वही चीज है, सेम केस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अगर पूछता है तो पॉजिटिव में होगा, याद रखिएगा, पॉजिटिव में यहाँ होगा, यहाँ पे क्या था निगेटिव में था, यहाँ पॉजिटिव में होगा, एक्सटर्नल फोर्स से पूछेगा तो याद रखिएगा इसको। आगे देख रहे हैं हम, अगर ये एक इम्पोर्टेंट है कि वर्क डन टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग फ्रॉम अ लेंथ x1 टू x2, अगर स्ट्रेच करेंगे तो अगर x1 टू x2 अगर पूछता है तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा वर्क डन इक्वल हाफ k इंटू x2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। बस याद रखिएगा इसको, डायरेक्ट इस पे सवाल आ जाता है। अब आगे हम देखते हैं, पावर इक्वल टू, हम बता ही दिया आपको, चेंज इन वर्क डन बाय चेंज इन टाइम होता है। एवरेज पावर इक्वल टू होता है चेंज इन वर्क डन बाय चेंज इन टाइम, यानी फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर का होता है, इंस्टेंटेनियस पावर भी निकल जाएगा यहाँ से, dw/dt से निकल जाएगा। यहाँ पावर इक्वल टू अभी बताया आपको F.V होता है, जिसको हम FV cos थीटा लिख सकते हैं। थीटा का एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, बीच का जो एंगल है उसको थीटा कहते हैं, याद रखिएगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, याद रखिएगा। अब देख ले हम, एवरेज पावर अगर पूछता है तो इंटीग्रेट कर दीजिएगा, अगर कोई वेरिएबल मास सिस्टम में है तो वेरिएबल अगर दिया हुआ है तो इंटीग्रेट कर दीजिएगा।
फिर बारे और यहाँ देख रहे इफ मास m एंड वेलोसिटी आर बोथ इन वेरिएबल, अगर दोनों वेरिएबल में होगा तब क्या करेंगे, तब हो जाएगा फोर्स इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए फोर्स इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। फोर्स यहाँ है तो यहाँ से अगर पावर निकालना है तो क्या लिखते हैं, पावर इक्वल टू एफ डॉट वी होता है। तो एफ डॉट वी होता है तो फोर्स क्या है, वी डी एम बाई डी टी इंटू वी, तो वी स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी। तो आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। फोर्स का याद रखिए, पावर तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कोई एक चीज याद रखिए, एक निकल जाएगा। अब यहाँ की इम्पोर्टेंट यहाँ देख लीजिए, पावर बाई मोटर, ये भी देख लीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट है। बाकी हम यहाँ इफिशियंसी बता दें आपको। इफिशियंसी पे अगर सवाल आता है, इफिशियंसी याद रखिएगा ये यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है, याद रखिएगा। जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, इनपुट पावर, इसी को इफिशियंसी कहते हैं। भाई इरेज हो जा भाई, ठीक है इसको इरेज कर देते हैं पहले हम। पीडीएफ इसका नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप आराम से इसको डाउनलोड करके फोटो स्टेट कर निकलवा भी सकते हैं। अभी कुछ केस है यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डायरेक्ट इसमें सवाल आ भी चुका है। रिलेशन है, इफ अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट पावर, याद रखिएगा कांस्टेंट पावर, कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। पावर कांस्टेंट है, ठीक है, तो रिलेशन पूछ रहा था वेलोसिटी में, रिलेशन था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t, जिसको हम t का पावर हाफ भी लिख सकते हैं। और रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम में होता है डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2, टाइम का पावर 3/2। और रिलेशन अगर पूछता है आपसे वेलोसिटी एंड डिस्टेंस में, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का पावर हाफ होता है, और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का पावर 3 भी होता है, v क्यूब। ये रिलेशन तीनों इंपॉर्टेंट है, 2 पे तो सवाल आ चुका है, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कांस्टेंट पावर याद रखिएगा, कांस्टेंट पावर। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका खत्म हो गया ये ये सब कुछ केस है, याद रखिएगा इसको, ये कुछ खास नहीं है लेकिन याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा वर्क पावर एनर्जी खत्म हुआ। आपका ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसको डायरेक्ट आप वहाँ से डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। आप पीडीएफ हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी तरह देख के आप अपना खुद नोट्स बना ले तो और ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इसे भी आप निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं। चलिए तो यहीं अपने वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू।